Assalamu alaikum to all of you. A very good afternoon. First of all, I would like to pay my sincere gratitude to the ASEAN group of institutions for inviting me and making me a part of this wonderful gathering. Dr. Shakil Saab, Professor Ahmed Nadeem Saab, Dr. Wasi Beg Saab, esteemed teachers, and my dear students. My name, as rightly, thank you Nadeem Saab for your kind words. मैं आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे मुझे इंट्रोड्यूस कराया और इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं आप ही लोगों के वजह से, बच्चों की वजह से हूँ, तो मैं कोई लेक्चर नहीं दूँगा, मैं कुछ आप लोगों से बातचीत करूँगा और मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूँ अपने बारे में कि 2012 में मैंने AMU का प्लेसमेंट सेल कायम किया था और जो अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मैंने कायम किया और पिछले 14 साल से मैं इस प्लेसमेंट सेल को हेड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय अल्लाह's ग्रेस हज़ारों बच्चे अलग अलग कोर्सेज़ के, यूनिवर्सिटी के, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की कंपनीज़ में प्लेस हुए। और उसके अलावा जो मेरा शौक़ है वो करियर गाइडेंस भी है, रहनुमाई भी है, ख़ास तौर से जो हमारे मुल्क के, हमारे कौम के बच्चे हैं, आप लोग हैं, यूथ है, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ वक्त गुजारना, ये मेरा इंटरेस्ट भी है और मेरा एक तरह से मेरा मिशन भी है। तो मैं अभी नदीम साहब से बात कर रहा था कि ये जो मुझे आज यहाँ बुलाया गया, पहले तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये मैं कोई एक T20 मैच खेलने नहीं आया हूँ कि मैं आऊँ और एक लेक्चर देके चला जाऊँ। यहाँ से मैं चाहता हूँ, मेरा पर्सनल विश है कि अलीगढ़ में जितने भी और भी कॉलेजेस हैं, मेरी पर्सनल ये ख्वाहिश है कि हम लोगों का एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बने। और अभी मैंने ये बात पेशकश भी रखी है कि इंशाल्लाह इस इंटरेक्टिव सेशन के बाद मैं बैठूँगा भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कोशिश करूँगा कि एक एशियन ग्रुप का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट ऑफिस बने जो पूरे साल काम करे और उसका एक SOP तैयार हो जिसमें बच्चों की रहनुमाई, उनकी इंटर्नशिप्स, उनके प्लेसमेंट्स, गेस्ट लेक्चर्स, वेबिनार्स, विजिट्स जो भी है वो उसी के तहत हो। तो दुआ करिए कि ये जो इनिशिएटिव हो वो कामयाब हो। तो आज उसकी शुरुआत है। तो मैं आप लोगों का अटेंशन चाहूँगा तकरीबन आधे घंटे, और मैं चाहूँगा कि आप मैं यहाँ पे कोई TPO की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं आई एम हियर एज योर गार्जियन, एज योर सीनियर। तो एक बड़े होने के नाते आपसे कुछ बात करूँगा और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ, आई एम रियली ऑनर्ड कि मेरे सामने वो ऑडियंस बैठा है जिससे लोगों की और हमारे कौम की और हमारे मुल्क की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। तो आप लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आगे, तो इसलिए आई एम रियली ऑनर्ड टू इंटरेक्ट विद दिस वंडरफुल ऑडियंस। तो मैं कुछ बात आपसे शेयर, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी दिखाऊंगा थ्रू प्रेजेंटेशन। ये एक स्पेनिश स्टोरी है, हाइपोथेटिकल स्टोरी है, लेकिन इसकी बिना पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और मैं आप सबका इंटरेक्शन चाहूँगा क्योंकि जो भी हम लोग आधा घंटा 40 मिनट गुजारें वो प्रोडक्टिव हो और हम लोग उसको एंजॉय भी करें। आप लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टोरी का नाम क्या लिखा हुआ है, इस पर मार्बल स्टोरी है। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप ये देखिए, इसमें एक ब्लैक स्टैचू है और ये ब्लैक स्टैचू ऐसा लग रहा है जैसे किसी से बात कर रहा है, राइट। ये एक्चुअली अगर आप गौर करें तो नीचे बिल्कुल बॉटम में कुछ वाइट स्पॉट्स हैं, यही एक्चुअली मार्बल टाइल्स हैं, ठीक है, जो मार्बल के पत्थर है जो फ्लोर में लगे हुए हैं, और इसीलिए इस पूरी स्टोरी का नाम है मार्बल स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। नाउ देयर वॉज दिस म्यूजियम लेड विद ब्यूटिफुल मार्बल टाइल्स with a huge marble lady statue displayed in the middle of the lobby. Many people came from all over the world just to admire this beautiful marble lady statue. एक होटल की लॉबी में एक बहुत बड़ा मार्बल का स्टैचू है, दुनिया भर के लोग आके उसको एडमायर करते थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, प्लीज़ मूव। वन नाइट द मार्बल टाइल जो फ्लोर में लगे हुए हैं, मार्बल टाइल स्टार्टेड टॉकिंग टू द मार्बल लेडी। अब मार्बल लेडी कहता है, Marble lady is not fair, it's just not fair, it's just not fair. Why does everybody from all over the world come all the way here just to step on me while admiring you? It's not fair. दुनिया भर के लोग आके मुझ पे चलते हैं और तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं,
ये फेयर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो उस पर मार्बल लेडी कहती है, जो स्टैचू है वो कहता है, माई फ्रेंड मार्बल टाइल, डू यू स्टिल रिमेंबर दैट वी आर एक्चुअली फ्रॉम द सेम केव? क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों एक ही खान से निकले हुए, एक ही केव से निकले हुए, एक ही जगह से बाहर आए? तो वो कहता है यस दैट्स वाई आई फील इट इज़ इवन मोर अनफेयर। हाँ सही बात है, हम दोनों एक ही खान से निकले हुए हैं, इसलिए ज़्यादा अनफेयर है कि तुम्हें दुनिया अलग तरह से ट्रीट कर रही है, मुझे अलग तरह से ट्रीट कर रही है। वी आर बॉर्न फ्रॉम द सेम केव एंड येट वी रिसीव डिफरेंट ट्रीटमेंट नाउ, इट्स नॉट फेयर। तो उस पर मार्बल लेडी कहती है, देन डू यू स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन द डिज़ाइनर ट्राई टू वर्क ऑन यू बट यू रेजिस्ट हिज टूल? फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि जब तराशने का वक्त था और जब तुम पे लोगों ने तुम्हें तराशने की कोशिश करी तो तुमने कहा कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी एक मार्बल पत्थर हूँ। Yes, of course, I remember I hate that guy. How could he use his tool on me? It hurt so badly. उस पर मार्बल लेडी कहती है, That's right. He couldn't work on you at all as you resisted being worked on. अब ये कीवर्ड है, वो तुम पे काम नहीं कर पाए क्योंकि तुमने रेजिस्ट किया। तुमने कहा कि मैं तो ऑलरेडी मार्बल का पत्थर हूँ, मुझे फर्दर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ कहती है मार्बल स्टैचू कि when he decided to give up on you and start working on me instead, I knew at once that I would be something different after his efforts. I did not resist his tool, instead I bore all the painful tools he used on me. आखिर में मार्बल टाइल जो स्टैचू है वो फाइनली कहता है कि माई फ्रेंड, देयर इज़ अ प्राइस टू एवरीथिंग इन लाइफ. Since you decide to give up halfway, you can't blame anybody who steps on you now. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है. आखिर में मार्बल स्टैचू कहता है अपने दोस्त मार्बल टाइल से जो फ्लोर में है, माई फ्रेंड, देयर इज़ अ प्राइस टू एवरीथिंग इन लाइफ. Since you decided to give up halfway, you can't blame anybody who steps on you now. हर चीज़ की एक कीमत है. तुमने आधे रास्ते अपने आप को छोड़ दिया, तुमने अपने ऊपर काम नहीं किया. अब तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जो तुम्हारे ऊपर चल रहा है, राइट? अब इससे पहले कि मैं आपको इसका मॉरल दिखाऊं, आइएगा प्लीज़, सॉरी थोड़ा पीछे जाइएगा वापस. Now before I come to the moral of the story, I would like to have couple of inputs from your side. आपने एक छोटा सा इंटरेक्शन देखा between two friends, marble statue and a marble tile, right? अब as a student, what is your key learning from this small interaction? Anybody? Please respond. आपने इस छोटी सी स्टोरी को देखा, दो दोस्तों के बीच में इंटरेक्शन देखा. अब एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि आपकी लर्निंग क्या है, बताइए. प्लीज टेल योर नेम एंड योर कोर्स फर्स्ट. Sir, from this story we can say that if you want to be something, if you want to do something, and if you want to be recognized, first of all you have to serve in that way. Without serving and without facing the repercussions, you cannot be anything, you cannot do anything. So that's what I learned. Right. What's your name? Sorry. Abdul Ahad. Abdul Ahad from 21 batch is of the opinion कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, जाहिर है पहले आपको उसमें अपने आप को झोंकना होगा, उसमें आपको सर्व करना होगा और उसके रिपरकशंस भी आपको फेस करने होंगे, तभी आप लाइफ में कुछ आगे कर पाएंगे. राइट? दिस इज व्हाट यू वांट टू से अब्दुल अहद. एनीबडी एल्स? यस. एज अ स्टूडेंट आपने क्या सीखा है छोटे से इंटरेक्शन से? एनीबडी फ्रॉम दिस रो? यस. मतलब बीच रास्ते में कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो नहीं छोड़नी चाहिए. हाँ. क्योंकि हम उस मकसद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो हमें मकसद चाहिए. तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए अपने मकसद पूरे करने. ठीक है. आपका नाम क्या है? नौशाबा. नौशाबा, अगेन अ स्टूडेंट ऑफ 21 बैच, इज़ ऑफ द ओपिनियन अगर हमने ज़िंदगी में कोई चैलेंज टेकअप किया है
तो हमें उसको उसके अंजाम तक पहुंचना है। आधे रास्ते में हम उसको नहीं छोड़ सकते। अगर रास्ते में छोड़ देंगे तो फिर हम शिकायत करने के हकदार नहीं हैं। जो भी हमने ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है, आप लोग माशाल्लाह सब लोग, मैं देख रहा हूँ वाइट कोट्स में, ये ज़िम्मेदारी जो आपने ली है, तो अगर हमने जो ज़िम्मेदारी ली है हमें उसको अंजाम तक पहुँचना है। और अगर नहीं पहुँच रहा है तो फिर हम लोग कंप्लेंट करने की पोजीशन में नहीं है। राइट नौशाबा, यू वांटेड टू से एनीबडी एल्स? यस। आरजू 25 बैच। सो दिस वाज योर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर? हाँ। सर ये स्टोरी का सर मोरल ये है कि अगर आप जो होता है कि अगर आपने आपको रिकॉग्नाइज कराना है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी मेंटेन करनी है या कुछ आपको बहुत अच्छा अचीव करना है लाइफ में, तो आपको जो होता है कि प्रेशर तो झेलना होगा। जैसे कि मार्बल ने जो था कि उसने प्रेशर नहीं झेला, जो भी डिज़ाइनर था उसकी एक जो होता है अटैक पे या फिर जो भी उसका जो था शेप लेना था तो वो बिखर गया, लेकिन जो था मार्बल जो कि मूर्ति थी, जो मूर्त है, स्टेचू ने वो चीज़ को झेला हुआ, इसलिए उसने शेप लिया और उसकी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में ज़्यादा है। तो ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? आरजू से आरजू फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। इनका भी यही मानना है ऑलमोस्ट, और बड़ा अच्छी इन्होंने इंसाइट दी है कि देखिए, दो तरह के इंसान होते हैं, हम सब इस बात से एग्री करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी एक चैलेंज आता है हमारी आपकी लाइफ में, सिचुएशन आती है, तो नॉर्मली दो तरह के लोग आगे आते हैं। एक वो जो उसको टेकअप करते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी, कि मौका मिला है कि मैं अपनी वर्थ को प्रूव करूं। मैं भी देख रहा हूँ दो बच्चे यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए इनकी जगह कोई और दो होते और उनसे मैं कहता कि यार एक साहब आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से और सब बच्चे भी बैठे होंगे, तुम्हें एक मौका मिलेगा, तुम एंकरिंग करोगे? अरे सर छोड़िए, वैसे इतना काम है, कहाँ मैं आ पाऊँगा, कैसे होगा, कैसे लोगों को फेस करूँगा, ये करूँगा। सिचुएशन दोनों के लिए सेम होती। एक ने उसको टेकअप किया एज अ अपॉर्चुनिटी कि हाँ मौका मिला है कि मैं अपनी थोड़ी सी ग्रूमिंग करूँगा, मेरी थोड़ी सी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, है ना, मुझे अच्छा नया एक्सपीरियंस होगा। और दूसरे ने क्या टेकअप किया एज अ प्रॉब्लम। सिचुएशन दोनों के लिए सेम थी। और मेरी अपनी एक लाइफ की फिलॉसफी हमेशा से रही है कि चैलेंजेस आर गिवन टू दोज हु डिजर्व देम, राइट। सो दिस इज़ व्हाट शी वांटेड टू से, कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा बॉस, कुछ भी हो जाए। भीड़ में बैठ के, पीछे बैठ के काम नहीं चलने वाला। यू हैव टू टेक द लीड। और दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे आपकी फील्ड के हो चाहे मेरी फील्ड के हो, चाहे वो किसी बैकग्राउंड के हो, एक चीज़ सब में कॉमन मिलेगी, सब ने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में दे बिलीव इन देमसेल्व्स, और उन्होंने हमेशा दूसरों से कुछ अलग किया, डिफरेंट किया, राइट। तो अब मैं जल्दी से आता हूँ क्योंकि आई ऑल्सो गॉट लिमिटेड टाइम। मेरी क्या मॉरल ऑफ द स्टोरीज़ हैं? सर कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट, चेंज द स्लाइड। द मोर हार्ड नॉक्स यू थ्रो इन लाइफ, मुझे बैठ जाओ। The more hard knocks you throw in life, the more you learn and put them to use in the future. Do not be discouraged by setbacks, challenges and failures. Failure यहाँ से मैं अग्री नहीं करता। मेरा अपना मानना है एज अ पर्सन कि एक फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम जब कोई भी टास्क टेकअप करते हैं, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ का हो, चाहे कोई भी टास्क हो, when we take any challenge, either we win or we learn. We never lose. It's all about your mindset, right? No pain, no gain, जैसा आपने कहा, सबने कहा। जाहिर है यार, मतलब कामयाबी इतनी सस्ती नहीं है कि ऐसी मिल जाए। We have to take some pains. Past is past, you can't change it, but it is actually a blessing in disguise. इसमें मैं एक चीज़ आपको अंग्रेजी की एक कहावत सुनाना चाहता हूँ, एक फिलॉसफी है इंग्लिश की। Failures and mistakes sometimes can be embarrassing. But if you learn from them, they become your experience, and that leads you to success. So nobody is perfect, but जो लोग, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं nobody is infallible, but जो लोग अपनी छोटी मोटी गलतियों से सीखते हैं वही एक्सपीरियंस होता है, and that leads us to success, right? और जो the most important is the last one, जो सबसे बड़ी लर्निंग है, जो मैं चाहता हूँ आप सब लोग उस पर ध्यान दें, and that is the last one. Keep yourself focused on your highest values, your goals and your aspirations in life.
माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द बिगेस्ट एरिया ऑफ कंसर्न। हमारा यूथ आजकल इसी से ही स्ट्रगल कर रहा है। ये मत सोचिएगा अगर मैं BOMS में आ गया अब लाइफ सेट है, या MBA कर रहा हूँ या इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लाइफ सेट है। नहीं, अभी इस पर और भी बात होगी। आप डिग्री ले रहे हैं, लेकिन ये जो एरिया है ना कंसर्न, यही है ख़ासतौर से इस एज ग्रुप में कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड ऑन योर हाईएस्ट वैल्यूज़, योर गोल्स एंड योर एस्पिरेशंस इन लाइफ। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की लर्निंग आई वांटेड टू शेयर। नाउ आई वुड लाइक टू कम टू माई हम्बल टॉक। मैंने PPT के ज़रिए थोड़ा आपको दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन वो बात शेयर करूंगा जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। कैन वी कम टू करियर प्लानिंग। इसको बंद कर दीजिए प्लीज़। और इससे पहले मैं इसको क्लोज़ करूं, मैं भी कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, दोनों मार्बल के स्टोन्स थे। मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद मैं ये बात कहता कि हम दोनों मार्बल के स्टोन्स हैं, दोनों के पास एक सर्टेन क्वालिटीज़ थी। दोनों में फ़र्क क्या था? एक के पास टैलेंट था, लेकिन उसने अपने टैलेंट को सही डायरेक्शन नहीं दिया। उसने राइट टाइम पे अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड और ग्रूम नहीं किया, तो वो उसके पास क्या था? कोई शेप नहीं था। तो जब कोई शेप नहीं था तो उसकी जगह कहाँ थी? फुल फ्लोर पे, जाहिर है। लेकिन जिस मार्बल स्टोन ने सही टाइम पे अपने आप को तराशा, मेंटर किया, ग्रूम किया और सीखा, वो क्या बना? स्टैचू। तो जाहिर है दुनिया के लोग आगे तो उसको सराहेंगे ही, क्या मार्बल स्टोन है, क्या मार्बल का स्टैचू है। जबकि बेसिक क्वालिटीज़ दोनों की सेम थी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों की सेम थी। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरी आप सब सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं ये पर्टिकुलर कोर्स कर रहा हूँ या इस 4th ईयर में आ गया या 5th ईयर में आ गया, ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये एहसास हो गया, किसी इंसान को, मुझे क्यों, हम सब कोई भी हो, कि आई एम परफेक्ट या अब मुझे कोई फर्दर सीखने की ज़रूरत नहीं है, अनफॉर्चुनेटली माय डियर फ्रेंड्स, दैट विल बी द डाउनफॉल ऑफ इट्स सक्सेस। एक बड़ी बेहतरीन क्वालिटी है एक बड़े अच्छे इंसान की, वो इंसान जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। One should be always ready for improvement. ये I think this is one of the best quality that we should have in our personality. मेरी अभी आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, लाइफ लॉन्ग, और आपने जो ये जो प्रोफेशन चुना है ना, इसमें तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। ये जो आपने जिम्मेदारी है, जो आप लोग माशाल्लाह ये वाइट कोट पहने हुए हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। अभी मेरा कुछ दिन पहले लॉयर्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ, पैरामेडिकल के बच्चों के साथ हुआ AMU में, अब आपके साथ हो रहा है। ये नौकरी नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये एक मिशन है। तो जाहिर है जब जिम्मेदारी है तो फिर यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। जब ये मिशन आपने टेकअप कर लिया है तो भैया फिर तो जाहिर है उस हिसाब से यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको 2-3 स्लाइड के ज़रिए कुछ बात करूं, मेरे एक सवाल और है बच्चों से। यहाँ लिखा हुआ है करियर प्लानिंग। मेरा एक छोटा सा सवाल है, करियर क्या होता है? व्हाट इज़ ए करियर? और जब मैं कहता हूँ करियर तो आपके जहन में क्या आता है? नौकरी की बात नहीं हो रही है। आपने जो कोर्स चुना है उसमें तो इंशाल्लाह नौकरी सबको मिलनी है, दैट इज़ नॉट एन इशू। सवाल मेरा क्या है, करियर क्या है? कोई बताएगा मुझे? यस। करियर से लोग सोचते हैं कि हमें मतलब फेम मिलेगा, अच्छा प्रोफेशन में हम लोग जाएं। जैसे मतलब डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर का होना चाहिए कि अच्छे तबीब, एक अच्छे डॉक्टर बने जिससे मरीज को शिफा मिले। ठीक है, आपका नाम क्या है? तो भूल गया मैं। अंशरा सिद्दीकी। अंशरा, ओके। अंशरा के हिसाब से, अंशरा आप किस बैच में हैं? 25, ओके। फर्स्ट ईयर, ओके। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं अंशरा, और मुझे अच्छा लगा जो इन्होंने कहा कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो फिर ऐसा डॉक्टर बनना है कि लोग कहें कि हाँ वाकई अगर डॉक्टर हो तो फिर ऐसा हो। इनके हिसाब से ये करियर है कि ये लोग सर्व करें। ऑल राइट, राइट अंशरा? एनीबडी एल्स? बताइए बोलिए, क्या आता है दिमाग में? मैं कहता हूँ साहब, बहुत से लोग आपने तो सुना होगा साहब, करियर बनाना है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग, करियर प्लानिंग लिखा हुआ है। करियर होता क्या, ये है क्या?
पहुंच पा रहे हैं, कितनी ऊंचाई तक जा पा रहे हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर सना रहमत। सना का कहना ये है कि इनके हिसाब से करियर क्या है? अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, और जो इनकी डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, वो किस हद तक पूरे हो रहे हैं, उनके लिए ये एक करियर है। और इसको मैं और ऐड कर दूं सना के उसमें कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। मैंने कोई गोल बनाया कि मुझे इंशाल्लाह BOMS इतने परसेंटेज से क्वालिफाई कर लेना है, वो मेरा एक गोल है। अगर वो अचीव हो जाता है मेरे हिसाब से, यानी कि मेरा पहला स्टेप मेरे करियर का अचीव हो गया। मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आने वाले 5 साल में अपने आप को यहाँ देखूँ, वो कर लिया, मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो इनके हिसाब से हम किस हाइट तक जा रहे हैं और हमारे डिज़ायर्ड गोल्स पूरे नहीं हो रहे, ये इनके हिसाब से करियर है। एक और कोई इनसाइट देगा मुझे, करियर क्या है? Career is what to be the best in one special profession. वेरी गुड। क्या नाम है आपको? सॉरी, शफ़ा का भी बड़ा अच्छा इन्होंने इंसाइट दिया शफ़ा ने कि आप जो भी प्रोफेशन ले रहे हैं उसमें आप बेस्ट हैं या नहीं। और मैं 100% एग्री करता हूँ शफ़ा की बात से। आज की डेट में आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर लीजिए, आप एवरेज होना अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मैनेजमेंट हो। You cannot afford to be an average doctor. You have to be one of the best. This is what your friend said. And I think you also wanted to say something, right? सर मेरे नज़र में ये है करियर से रिलेटेड कि वो एक विजन है। मतलब आप जिस प्रोफेशन में हो या जो भी करना चाह रहे हो, वो आपका विजन क्या है, वो आपका गोल क्या है, आप उसको किस तरह से करोगे। तो वो एक प्रोसेस है जिसे हम विजन के तौर पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? नबा रहमान। सॉरी, नबा रहमान। नबा। फाइनली नबा ने बड़ी अच्छी बात कही, जो बाकी और भी हमारे स्टूडेंट्स ने कही। नबा के हिसाब से इनके लिए करियर क्या है? इनका विजन। अब वो विजन एक प्रोसेस के तहत ही पूरा होता है। अब मान लीजिए कि इनका विजन है कि इंशाल्लाह मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूं और आगे चल के अपना एक हॉस्पिटल कायम करूं, ये इनका एक विजन है। और मैं डिप्राइव्ड सेक्शंस के लोगों को सर्व करूं। अगर वो पूरा हो जाता है तो उनका ये करियर पूरा हो गया। राइट नंबर, दिस इज व्हाट यू वांट टू से। ओके, मेरे लिए भी अगर आप मुझसे ही सवाल करें कि साहब ये बताइए आपके लिए करियर क्या है, तो पहली बात तो ये है कि ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैं पता नहीं क्या हो गया। आज भी मेरे लिए हर दिन नया दिन है। अगर आप मुझसे सवाल करें आपके लिए करियर क्या है, मेरे जहन में 2 वर्ड्स आज भी आते हैं अंग्रेज़ी के। फर्स्ट हैप्पीनेस और दूसरा सेटिस्फैक्शन। यस, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं आपके बीच में हूँ ना, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग बाय आउट ऑफ माई इंटरेस्ट। तो मुझे एनर्जी मिल रही है। और जब अगर मेरे थोड़े से एक्सपीरियंस से अगर आप में से मेरा कोई छोटा भाई बहन अगर थोड़ा सा समझ जाए और सही राह पे आ जाए, आई हैव डन माई जॉब, दैट विल लीड मीट फॉर सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। तो नौकरी बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 12वीं क्लास का बच्चे को भी चाहे तो कर लेता है। यहाँ बात हो रही है करियर की। अब इसी से मुताल्लिक़ एक क्वेश्चन और फाइनल, कोई मुझे बच्चा बताएगा आप में से कि करियर का आपके हिसाब से पहला स्टेपिंग स्टोन क्या होना चाहिए? पहली सीढ़ी क्या है करियर की? बताइए, सोच के बताइए। सॉरी, इधर आइए। जी सर, करियर सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी नीश क्या होगी, आपको किस चीज़ में आगे जाना। ठीक है, आपका नाम क्या? सॉरी, सर मुसाब के हिसाब से, इनके हिसाब से, मुसाब के हिसाब से इनके लिए करियर का जो पहला सीढ़ी है वो है कि यू हैव टू डिसाइड कि आपकी जो निश है कि आपको किस फील्ड में जाना है। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? यस, आ रहा हूँ। सर मेरे हिसाब से कि सबसे पहले खुद पे काम करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मिराज। मेराज के हिसाब से खुद पे काम करना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन कर दूँ। अंग्रेज़ी का एक वर्ड सबने सुना होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सुना है किसी ने? सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कि अपने आप को पहचानना। एक अंग्रेज़ी का एक स्टेटमेंट है, उसका जवाब देना कि हु एम आई, मैं हूँ कौन, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेस है, मेरा क्या मिजाज है, मेरी क्या लिमिटेशंस हैं। राइट, दिस इज व्हाट यू, सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक और कोई? यस, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। वेरी गुड।
डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। Education. ओके, एजुकेशन। एनीबडी एल्स? द लास्ट वन। सर मोहम्मद अहमद 25 बैच। सर मेरे लिए ये है कि अगर हम कोई भी करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ऑनेस्टी, कि इतना ऑनेस्ट हो कि उसमें हम इतने ईमानदार हो, जो हम करने जा रहे हैं हमेशा उस पर एक कायम रहे कि हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया था और एंड तक हम इसी पे ही कायम रहें। ओके, व्हाट्स योर नेम? सॉरी। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद ने फाइनली ये बात कही, ऑनेस्टी, वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू अवर सेल्व्स। और अच्छी बात है अहमद की, मैं भी एग्री करता हूँ। लोग कहते हैं ईमानदारी का मतलब ये है कि ठीक है आप झूठ नहीं बोल रहे, आपने किसी के कुछ पैसे, ये भी ईमानदारी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुश्किल ईमानदारी क्या है, वो अपने आप से। वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू अवर सेल्फ, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि मुझे अगर मैंने BOS में एडमिशन लिया है और मेरे ये क्लास करना इंपॉर्टेंट तो है, कुछ भी हो जाए, ऑलराइट। अगर मुझे 3 बजे यहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है। जिसे आपने बात कही थी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और आपके एक दोस्त ने और कहा, बड़ी अच्छी बात है कि ऑनेस्टी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, 100% ट्रू। सो ऑल ऑफ यू आर एक्सट्रीमली करेक्ट। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं अक्रॉस द कॉलेजेस देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से करियर प्लानिंग की जो पहली चीज़ है, आप सब अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, दैट इज़ सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आप यकीन मानिएगा, मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों के साथ भी होता है, लेकिन अगर मैं उनसे ये पूछ लूँ रैंडमली कि हाथ उठा के बताओ कि अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना है, आप यकीन मानिएगा कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे नहीं बोल पा रहे। सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर कर लिया, लेकिन आज भी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि व्हाट इज़ योर विजन इन लाइफ, जो आपकी एक बच्ची ने भाई बात कही थी, आई एम सॉरी, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके पास आज भी विजन नहीं है। आते के साथ आता और जाते के साथ जाता। तो कामयाबी जो है, सक्सेस, उसके लिए जो पहली चीज़ है, जो आपकी दोस्त सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात आई, ऑनेस्टी की बात आई, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्लैरिटी हो। यकीन मानिएगा, ऐसे ऐसे बच्चे बहुत टैलेंटेड, स्किल्ड, हम लोग कहते हैं साहब स्किल्स हो, टैलेंट हो, सब कुछ था उनके पास, लेकिन आज भी वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये था, वो खुद कहते हैं कि सर हमारे पास क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं था, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं था, हमने सही वक्त पे अपने करियर को प्लान नहीं किया। हमसे कोई एक तो कोई पहले था भी नहीं पता, ऐसा कोई माहौल भी नहीं था, कल्चर भी नहीं था करियर काउंसलिंग का। बहुत टाइम है, हो जाएगा, अरे कर लेंगे, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है। यकीन मानिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, टाइम नहीं है हमारे पास। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है और जैसे आपका कंपटीशन बाहर वेट कर रहा है, आप और हम एक दिन भी कंफर्ट जोन में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते आज की डेट में। और उसके लिए जो पहली सीढ़ी है वो है सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि मुझे BOS के बाद क्या करना है, मास्टर्स करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अपना काम करना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, क्या करना है। आप यकीन मानिए, अभी आप लोग स्कूल में थे, अभी 12th में थे, अभी आप लोग BOS में आ गए, आपको पता चला। टाइम फ्लाइज लाइक दिस। तो जो पहली जो आज का क्योंकि आज का जो पहला एडवाइस मैं आपको सबको दे के जा रहा हूँ, प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि हम लोग आ गए, अब लाइफ सेट है। अभी मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लेक्चर हो रहा था। अब यकीन मानिएगा, जब मेरे लेक्चर के बाद बच्चों से कहा कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू वर्क एज एन इंजीनियर, प्लीज़ रेज योर हैंड्स, 50% बच्चों ने हाथ नहीं उठाया। हम लोग सोचते हैं, आपको क्या लगता है MBBS में हम हर आदमी का बहुत सेंस ऑफ डायरेक्शन है? कितने बच्चे MBBS के हैं जो मेरे टच में, जो कहते हैं सर आई डोंट वांट टू वर्क एज ए डॉक्टर। ठीक है, मैंने ये फील्ड चुन ली है और मैं सीख रहा हूँ, एक नॉलेज एक्वायर कर रहा हूँ, एक इल्म ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो असल मकसद है वो ये नहीं है, कुछ और है। क्या है? कोई कहता है सर आई वांट टू गो टू हॉस्पिटल, MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई कहता है आई वांट टू वर्क एज अ ब्यूरोक्रेट, कोई कहता है आई वांट टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, कोई कहता है कुछ और, कोई कहता है कुछ और आपकी एज ग्रुप में डाउट होना, क्वेरीज होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड हो, कोई ऐसा मेंटर हो जो आपको बताए कि हाँ तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
वो जो फ़िक्र है ना, जो इंटेंट है, बस वो होना ज़रूरी है। अगर आप कंफ्यूज हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान जब होना है जब आप सोच नहीं रहे, और जब आपसे कोई बात करता है तो आप इधर से इधर सुन के इधर से निकाल देते हैं। दैट इज़ कंसर्निंग। तो मेरी पहली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी कर लीजिए, 1 महीना 2 महीना जो भी टाइम ले लीजिए, लेकिन इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि कॉलेजेस में एक वाइब्रेंट प्लेसमेंट सेल हो, क्योंकि प्लेसमेंट सेल का काम सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं है, रहनुमाई भी है, गाइडेंस भी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं AMU से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपके लिए नहीं हूँ। आप में से जो भी बच्चा या बच्ची अगर कंफ्यूज्ड है या कंफ्यूज भी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप शेयर करें, और मतलब यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अपना अभी नंबर भी दे के जाऊँगा, आप मुझे मैसेज करिए कि साहब मैं एशियन से हूँ, आई वुड लाइक टू कम एंड मीट यू पर्सनली, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये ज़रूरी है, आप यकीन मानिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि मेरा करियर बहुत लेट शुरू हुआ। मेरा करियर शुरू हुआ मैंने बस 35 ईयर्स ओल्ड। कैन यू बिलीव? मतलब 35 साल में लोग लाइफ में सेटल हो जाते हैं। 35 साल की उम्र में मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरा कोई ऐसा बड़ा नहीं था जो मुझे बताए कि तुम ये करो और ये मत करो। मैं भी MBA था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब हाई स्कूल करके मैं परेशान था। MBA करने के बाद भी नौकरी ज़रूर करी, लेकिन जब छोड़ी तो ये एहसास हुआ कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ। उसके बाद फिर तो कुछ इंटेंट थी, कुछ विल था, ये सोच जहन में ज़रूर थी कुछ ऐसा करना है कि जब मैं दुनिया से लौट के वापस जाऊँ अपने वक्त पे इज़्ज़त के साथ, तो मेरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस समाज में होना चाहिए। दैट वॉज द बिलीफ। क्या करना है, आई नो आइडिया। लेकिन जब एक इंटेंट होती है, विल होती है, इरादा होता है, तो अल्लाह ताला भी रास्ते खोलते हैं। तो जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपके और दोस्तों ने बात करी कि साहब वो जो इंटेंट है ना, वो एक बच्ची ने जो बात की थी, सेवा भाव वाली बात, और ये कितनी बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग ऐसा इल्म हासिल कर रहे हैं जिससे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। पता नहीं कितने लाखों लोग आपसे मुफीद होंगे। आप सोचिए भाई, मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पर ये वाइट कोट पहने हुए, मैं क्यों नहीं बैठा हुआ? मुझसे ये अल्लाह ताला को मुझसे ही काम नहीं लेना, आपसे लेना है। तो जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आप इस मिशन का हिस्सा हैं, तो फिर आप पे उतनी ही सख्तियाँ और पाबंदी भी हैं। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कामयाब तो हो जाऊँ लेकिन अपनी शर्तों पे हूँ, अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, अपने हिसाब से चलूँ और कामयाब भी हो जाऊँ। फिर ऐसा नहीं होने वाला। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप से, अपने इल्म से और नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से फिर आप ईमानदार नहीं हैं। और फिर ये नाशुक्री भी हो जाएगी कि तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, तुम्हें इस लायक बनाया गया था। ये जो है ये हर आदमी नहीं को पहन सकता। तो जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, आपको ये इस लाइन पे डाला गया, आपको ये इल्म दिया गया, उसका आपने क्या फ़ायदा किया? अरे सर, अरे कुछ नहीं, बस सोया, तफरी करी, घूमा फिरा, छोड़ दीजिए। फिर आप कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑफ पर्पस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो मैं जल्दी से उस पर आऊँगा सर, ये और आगे बढ़िएगा। नहीं, ये आपने गलत वाला खोल दिया, पीछे जाइए। करियर प्लानिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होगा, देखिए। और नीचे जाइए, और जाइए, और एक मिनट और चलिए। हाँ, ये वाला खोलिए, सबसे आखिर वाला। हाँ, ये करिए, इसी को करिए। हाँ, नहीं, इससे पहले वाले पे जाइए। हाँ, ठीक है।
आगे चलिएगा और नहीं इसमें और चलिए, हाँ 1 मिनट, उससे पहले आइएगा लेफ़्ट पे ज़रा, थोड़ा सा और, बस अब यहाँ इसको बड़ा कर दीजिए प्लीज़। व्हाट इज़ करियर? द एक्म्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस। जैसे भी आपने बात करी, करियर सक्सेस बिगिंस विद क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। सक्सेसफुल पीपल नो व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। द ओल्ड सेइंग, इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू वोंट नो व्हेन यू गेट देयर। ऑब्वियसली हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, तो हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल इन लाइफ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, समझ लीजिए आप, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल इन लाइफ इज़ ड्यू टू मिसमैचिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड द वर्क ऑब्लिक जॉब रिलेटेड स्किल्स। डिग्री की यहाँ बात नहीं हो रही है, डिग्री तो आपको एलिजिबल कर देगी, लेकिन ज़्यादा लोग जो मैं देख रहा हूँ जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स नहीं है। और ये देखिए, अभी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट शाये हुई है और उन्होंने ये कहा है कि एक मिनट रुक जाइएगा, कि 40% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयड। ये बहुत कंसर्निंग, बहुत अलार्मिंग चीज़ है। यानी कि अगर इंडिया में 100 ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं डाइवर्स डोमेन्स के, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, उसमें से आज भी 100 में से 40 ऐसे हैं जिनके पास डिज़ायर्ड स्किल सेट्स नहीं हैं। और यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं हो रही है, या ओवरऑल की बात हो रही है, चाहे हमारे पर्सनैलिटी हो, चाहे हमारा कोर्स हो, चाहे हमारे टेक्निकल स्किल्स हो। 40% आर नॉट एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयबल मतलब क्या होता है कि काश ऐसा बच्चा जो है मेरे यहाँ टीचर बन जाए, चाहे काश ऐसा बच्चा मेरे पास डॉक्टर बन जाए, काश ऐसा बच्चा मेरे पास मेरी MNC में आ जाए। आपके लिए क्या होता है? ड्रीम कंपनी, कि मेरा मतलब ये टॉप कंपनी है, इसमें मेरा होना चाहिए। उनके लिए क्या है? आइडियल कैंडिडेट। तो एम्प्लॉयबल का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो डिजायर्ड स्किल्स हैं या नहीं है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हिसाब से 40% ग्रेजुएट्स के पास वो डिजायर्ड स्किल्स नहीं है। उसका जिम्मेदार पूरा सिस्टम है, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये सर आगे बढ़िए थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा। और ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ, बाकी बात तो मैं आपसे कर लूँगा। सॉफ्ट स्किल्स, कोई बताएगा कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन सॉफ्ट स्किल्स? आसान लफ्ज़ों में पर्सनालिटी, जिसको हम और आसान लफ्ज़ों में क्या आपने सुना होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो पुराना टर्म हो गया। अब किसी भी स्टूडेंट के अंदर 2 टाइप की स्किल्स होती हैं, एक टेक्निकल जो आप सीख रहे हैं क्लासरूम्स में, एक सॉफ्ट स्किल्स जो आप एज अ पर्सन है, एक इंसान होने के नाते। इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है और यकीन मानिएगा कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उस रिपोर्ट में आया है कि बच्चे टेक्निकल स्किल्स तो सीख रहे हैं क्लासरूम्स में, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में वो लोग लैक कर रहे हैं। एज अ प्रोफेशनल तो अच्छे हैं, एज अ पर्सन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। क्या लिखा हुआ है? इन द डायनेमिक एंड डिमांडिंग फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, डिलीवरिंग हाई क्वालिटी पेशेंट केयर रिक्वायर्स मोर देन जस्ट क्लिनिकल एक्सपर्टीज। As the healthcare environment becomes increasingly complex, the role of soft skills has become essential for healthcare professionals. वैसे तो ये सबके लिए है, लेकिन क्योंकि आप लोग हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These skills are crucial for fostering a patient-centered approach. और आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि आज की डेट में a healthcare professional has to have a patient-centered approach. चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो, चाहे वो प्राइवेट सेटअप हो, चाहे वो आपका अपना सेटअप हो। और इसके लिए सॉफ्ट स्किल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है डोमेन नॉलेज। और आपके केस में इट्स 100% टेक्निकल कोर्स। और आगे मैं बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और एक लाइव एग्जाम्पल बताऊँ। पिछले तकरीबन 14 साल में मैं अलग अलग लोगों से मिला, चाहे वो CEOs हों, प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, पॉलिटिशियंस हों,
बड़े बड़े एचआर्स हों, मैंने अक्सर लोगों से सवाल किया कि आपके हिसाब से व्हाट शुड बी 3 क्वालिटीज़ इन अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे प्रोफेशनल में आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 3 चीज़ें निकल के आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जहाँ आप एक्चुअली जाना चाह रहे हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें सबका इत्तेफाक है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, लाइफ साइंस हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो। किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि हमें एक एवरेज सब्जेक्ट नॉलेज का बच्चा चाहिए, नहीं। यू शुड बी टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पहली तो मेरी आप सबसे यही सजेशन है, टेक अवे 2, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपने चुना है, उसमें आप एवरेज होना अफोर्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू बी टेक्निकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 1। नंबर की बात नहीं हो रही, नंबर तो आ ही जाएंगे अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैंने एक कंपनी से सवाल किया कि व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट नॉलेज, एग्जाम्पल दीजिए। उन्होंने कहा साहब साहब जहाँ भी आप जिस बच्चे से बात करें उनसे कहिएगा कि अपने बेसिक्स पे ज़रूर काम करें। देयर फंडामेंटल्स हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने एक विप्रो के एचआर से पूछा, मैंने कहा व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल्स, तो उसने मुझे बड़े आसान लफ्ज़ों में से सिखाया। बोले अगर एक यंग आईटी का बच्चा मेरे पास इंटरव्यू देने आता है और मैं उससे अगर ये पूछता हूँ कि व्हाट इज़ सीपीयू, तो कहेगा सर सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन अगर मैं उससे कहूँ कैन यू कनेक्ट दिस सीपीयू विद दिस मॉनिटर, और वो स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर ऐसा आईटी का बंदा मेरे लिए बेकार है। एक साहब से मैंने पूछा कि आप बताइए, तो उन्होंने कहा कि अगर एक कॉमर्स का बंदा मेरे पास इंटरव्यू के लिए आता है और मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज़ ए बैलेंस शीट, वो बता देगा सर, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आखिर में कंपनी की पोजीशन दिखाता है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूँ व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, और वो स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर ऐसा कॉमर्स का बंदा मेरे लिए बेकार है। एंड द सेम अप्लाइज टू यू ऑल्सो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप माशाल्लाह जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें योर फंडामेंटल्स हैव टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो प्लीज़ टेक योर स्टडीज़ वेरी वेरी सीरियसली। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, करना पड़ेगा आपको, कोई चांस नहीं है। डोमेन नॉलेज के पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर आप डिज़र्व नहीं करते ये वाला सब्जेक्ट। नंबर 2, you should have decent command on your written and spoken communication. You should have a decent command, मास्टर्स नहीं बनना है यहाँ पे, decent command on your spoken and written communication, और उसमें भी ख़ास तौर से अंग्रेज़ी। इतनी अंग्रेज़ी हर मेडिकल प्रोफेशनल को आनी चाहिए कि वो अपनी बात को समझा दे, दूसरे की बात को समझ ले, और लिख के कुछ देना हो तो दे सके। और जाहिर है कल को आप इंशाल्लाह अपना काम करेंगे या किसी फाउंडेशन में काम करेंगे, इंडिया के बाहर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहाँ अकेले काम नहीं कर रहे होंगे, आपको लोगों के साथ काम करना होगा। तो वहाँ पे तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3, यू शुड बी अ पर्सन ऑफ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। तो उसका सबसे आसान अल्फाजों में समझा दूँ आपको, पॉजिटिव पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि आपसे बात करके, आपके साथ काम करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा लगे, बस दैट्स इट। यू शुड कैरी दोज पॉजिटिव वाइब्स। लोग कोशिश करें कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपसे दूर ना भागें। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, वरना यकीन मानिए जो नेगेटिव इंसान होता है वो ऐसी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करता है कि लोग फिर उसे नहीं जोड़ते। ये 3 चीज़ों में अगर आपने काम कर लिया तो इंशाल्लाह आप कहीं मात नहीं खाएंगे। और आप खुद देखिए, डोमेन नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स को कहते हैं पर्सनैलिटी, 3-4 चीज़ों पे काम करना है। ख़ास तौर से ये मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। हेल्थ केयर प्रोफेशन सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पैथी। यू नो व्हाट इज़ एम्पैथी? एनीबडी? व्हाट इज़ सिंपैथी? तरस खाना। व्हाट इज़ एम्पैथी? लगाव। आप मान लीजिए आप शेफ इंशाल्लाह फाइनल ईयर में ना माशाल्लाह, मान लीजिए आप जा रहे हैं रोड पे, ठीक है, खुदा ना खासा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आदमी रास्ते में मिला, उसका एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ तो मैंने देखा, और मैं एक BMS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ,
मैं जा रहा हूँ, मैं देखा, अरे आगे बढ़ गया। ये क्या है? ये है सिंपैथी। अरे बड़ा अफसोस हो, बड़ा लगता है यार बेचारे की चोट आ गई। लेकिन अगर मैं वहाँ रुक जाऊँ और अपनी हैसियत और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उसकी मदद कर दूँ, वो क्या है? दैट इज एम्पैथी। फीलिंग कि अगर खुदा ना खास्ता मैं इसकी जगह होता तो क्या होता। तो जो पहली क्वालिटी है सॉफ्ट स्किल्स की, जो हर इंसान में होनी चाहिए, और ख़ास तौर से आप लोगों के अंदर, दैट इज एम्पैथी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अदर शूज़। अपने आप को उसकी जगह रख के देखना और फिर अपने आप को उसे कनेक्ट करना, दैट इज। अगर एक मेडिकल प्रोफेशनल के अंदर एम्पैथी नहीं है तो वो ये प्रोफेशन डिज़र्व नहीं करता। छोटी सी मिसाल दूँ आपको, अभी 2-3 साल पहले मैं और मेरे कुछ 2-3 वॉलंटियर्स ट्रॉमा सेंटर गए, इमरजेंसी। तो ऐसे ही किसी काम से गए, तो हमने देखा वहाँ पे, आपने देखा होगा कि वो लगे रहती काउंटर्स। तो वहाँ पे 2-3 डॉक्टर्स बैठे हुए थे। एक डॉक्टर को मेरे एक स्टूडेंट ने कहा, सर देखिए आप जरा ऑब्जर्व करिए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने दिखाइए। उन्होंने कहा कि वहीं एक डॉक्टर बैठा है, वो सब पे इरिटेट हो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, टाइम नहीं दे रहा, मोबाइल में लगा हुआ, ये कर रहा है। तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये सीख दी, बोले सर ये जो है ना, ये डॉक्टर बाय चॉइस नहीं है। और वहीं तो दूसरा एक डॉक्टर बैठा था, वो हर मरीज़ को टाइम भी दे रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, बातें भी कर रहा है, अपना काम छोड़ो दूसरे की भी मदद कर रहा है। वहीं हम समझ गया कि ये जो दूसरा बंदा है, ही इज़ अ डॉक्टर बाय चॉइस। इसको पता है कि वो डॉक्टर क्यों बना है। इसीलिए मैं ये अक्सर बात कहता हूँ कि द बिगर इज़ योर वाई, द स्मॉलर इज़ योर हाउ। द बिगर इज़ योर वाई, द स्मॉलर इज़ योर हाउ। जितना बड़ा आपका क्यों है, कैसे अपने आप छोटा हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि मुझे लाइफ में कामयाब क्यों होना है, अगर आपको पता है कि मैं डॉक्टर क्यों बनने वाली हूँ, तो कैसे बनूंगी अपने आप आसान हो जाएगा। और अगर कहीं मामला उल्टा हो गया तो आप गए, ख़त्म। सो फर्स्ट थिंग इज एम्पैथी। सेकंड इज टीम वर्क। आपने जो प्रोफेशन चुना है उसमें आप अकेले काम नहीं करेंगे, उसमें आपके सबऑर्डिनेट्स भी होंगे, आपके कोलीग्स भी होंगे, नीचे का स्टाफ भी होगा, सब लोग होंगे। तो आपको ये आदत डालनी है अभी से कि मैं एक अच्छा टीम वर्कर कैसे बनूँ। हर बैकग्राउंड के आदमी, अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ, अलग अलग मज़हब के लोगों के साथ, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ मैं कैसे काम करूँ और सबको एक साथ कैसे लेके चलूँ। अक्सर मैंने देखा है कि हम बन तो गए लॉयर, डॉक्टर, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी अपने दायरे में गुजार रहे हैं कि साहब ये मेरा दायरा है, जो इसमें आ गया वो मेरा दोस्त, जो इससे बाहर वो मेरा दुश्मन, बगैर ये जाने कि मैं क्या हूँ, मेरी कमी क्या है, मैं कैसे हूँ। तो हमें ये देखना होगा कि हमें दूसरों की कमियों के साथ उनको एक्सेप्ट करना है, एक मिशन को अकम्प्लिश करना है एज अ टीम। तो मेरी जो दूसरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, वो ये कि आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ करीब आखिर में बता के जाऊँगा, प्लीज़ आदत डालिए कि आप टीम में कैसे काम करें। अपने आप को आइसोलेट मत रखिए, अपनी एक अलग दुनिया मत बनाइए, डेढ़ की वजह से तो हम लोग कहते हैं अक्सर वो बना, वो मत करिए। आप कोशिश करिए सीखने की नीयत से टीम में काम करें, अभी से सीखिए इस चीज़ को। लीडरशिप क्वालिटी हो गई, उसका एक नेक्स्ट पार्ट है। जब हम टीम में काम कर लेंगे तो जाहिर है हमारे बेसिक लीडरशिप। और देखिए लीडर बॉस में क्या फ़र्क होता है। बॉस कहता है चलो काम करो, लीडर कौन होता है? कहता है आओ चलो काम करें। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 तरह की पावर्स हैं दुनिया में, एक फिजिकल पावर और एक मॉरल पावर। फिजिकल पावर का एग्जाम्पल क्या है, हिस्ट्री में उठा लीजिए आप, एडोल्फ हिटलर, मसलोनी, बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो शायद जिन्होंने बॉसिंग करके काम तो करा लिया लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। एक होती है मॉरल पावर, अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने क्या कहा कि नहीं चलो, और इसीलिए जो एक बड़ी अच्छी अंग्रेजी कहावत है दैट यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। तो लीडरशिप जो होता है, जो वो लोग खुद एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं और उनको देख के लोग फॉलो करते हैं। हमें ऐसा डॉक्टर बनना है कि हम एग्जाम्पल्स क्रिएट करें, हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ा कि ये वाला काम करो, लोग खुद कहें कि नहीं जब हमें ऐसा काम करना है हमें ऐसा बनना है। यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट कि नहीं मेरी इज़्ज़त करो, इज़्ज़त होती है, कराई नहीं जाती है। तो लीडर जो होता है ना, वो हमेशा मॉरल पावर में बिलीव करता है, उसका इम्पैक्ट हमेशा रहता है, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे इस दुनिया में ना हो, वो लीड करता है बाय एग्जाम्पल। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, बस 7-8 मिनट में मैं क्लोज़ करूंगा। कोई बच्चा मुझे बताएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या? कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन? मैं बता दूं आपको, मैं अपनी बात आप तक आसानी से पहुंचा दूं और आप समझ लें, बस ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहाँ इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, चाहे हिंदी में क्यों ना हो। When I am able to express my thoughts in the way that I want to, और आप समझ लें, हो गया। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हम लोग बातें नहीं करते। उसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, फाइनली मैं एक सॉल्यूशन भी दूंगा आपको भी और आपके कॉलेज को भी। बात करनी है खूब, ऑलराइट, और यू हैव टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन तो कोई भी कर लेगा, बट वी नीड टू बी हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और उसके लिए जाहिर है अगर मौका मिलता है और आप लोग अलाउ करेंगे तो आई कैन कम अगेन, आई कैन कंडक्ट अ वर्कशॉप ऑन कम्युनिकेशन, विल डू दैट। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। वैसे तो पर्सनैलिटी बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन ये 4-5 चीज़ें, इस पर अगर आपने काम कर लिया इंशाल्लाह, तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी का ट्रेट्स हैं जो हर इंसान के लिए, ख़ास तौर से एक प्रोफेशनल के लिए, और वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटेंट। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर इंटेंट नहीं है, आप चाहे कितने भी अच्छे नंबर ले आओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर बन जाओ, कुछ कर लो, नहीं कर पाओगे। जिसको हम लोग कहते हैं अपने उसमें, हमारे दीन का भी हिस्सा है कि भाई हर अमल का दारोमदार जो वो नियत पे है। तो अगर नियत नेक नहीं है और इंटेंट नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर इंटेंट है तो अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत कमी भी है ना, आप सब सीख जाएंगे। सिर्फ इंटेंट होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए। वो हर चीज़ ज़िंदगी के हर पहलू में अप्लाई होती है वो चीज़। तो अभी जैसे जो बात हुई थी ना कि वाई आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ये क्लियर है तो कैसे बनना है अपने आप आसान हो जाएगा। एक 7th क्लास का बच्चा हमारे मिंटो सर्किल का, मेरा एक सेशन चल रहा था, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हें बड़ोगे क्या बनना है? 7th क्लास का है, 7वीं क्लास का। कहता है सर आई वांट टू बी अ डॉक्टर। वो बात ख़त्म हो गई। जब हम लोग चाय पी रहे तो मैं पूछा कि बेटा ये तुम्हें डॉक्टर वर्ड किसने सिखाया? पापा चाहते हैं डॉक्टर बनो। कहने सर पापा की भी ख्वाहिश है, तो पैसा कमाना है। बोले सर ऐसा तो वो नहीं है, पैसा भी आ ही जाएगा, तो डॉक्टर बनना क्यों बताओ। तो आप लोग तो माशाल्लाह BUMS कर रहे हैं, वो 7वीं क्लास का बच्चा, उसका जवाब सुनिए। वो कहता है सर मेरा ये यकीन है कि डॉक्टर वो इंसान है जो अल्लाह की मखलूक की सेहत का ज़रिया बनता है। कैन यू बिलीव दैट? अ 7th स्टैंडर्ड बॉय, मिंटो सर्किल। ये कोई इंटरनेट वर्क एग्जाम्पल्स नहीं है, हमारे आपके शहर के कैंपस के हैं। अब सोचिए जिसका ये इंस्पिरेशन हो, जिसका ये इंटेंट हो, उसको कोई डॉक्टर बनने से रोक सकता है, और इवन अच्छा डॉक्टर बनने से भी नहीं रोक सकता। एक और एग्जांपल दे दूँ, बस जल्दी से जहन में आ गया। एक 6ठी क्लास की बच्ची, AB की यूनियन गर्ल्स की, हमारे यूनियन स्कूल जो है, उसने हाथ उठाया। हाँ बेटा क्या बनना है? सर जज बनना है। जज, ये वर्ड तुम्हें किसने सिखाया? बोले सर आपसे शेयर करूँ? मैंने कहा बताओ। खैर उसने बहुत सारी बातें करी। पता ही चला कि वो 3 बहनें शहर में रहते हैं, उनके वालिद साहब एक फैक्ट्री में काम करते थे। बात ख़त्म हो गई। उसने कहा कि सर मेरे वालिद साहब को कुछ ऐसे ही आदतें हैं और घर का माहौल बड़ा निगेटिव है, ये है वो है। उसने कई बातें करी। उसका क्रक्स ये था कि वो शी वॉज द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब सोचिए 6th क्लास की बच्ची यूनियन स्कूल की मुझसे कहती है कि सर ऐसा हो सकता है कि अगर मैं जज बन जाऊँ तो मैं मजलूम औरतों को इंसाफ दिला सकती हूँ। कैन यू बिलीव दैट? आप होते लाइव तो आपको दिमाग उड़ जाता कि क्या कह रही है 6ठी क्लास की बच्ची। अगर मैं जज बन जाऊंगी तो शायद मैं मजलूम औरतों को इंसाफ दिला सकती हूँ। सर हम डिग्री लेने के बाद भी हम ये नहीं सोच पाते कि हम डॉक्टर बन क्यों हैं, और फिर सोचते हैं कि कामयाब भी हो जाए। ऐसे नहीं होता। सो दैट इंटेंट हैज़ टू बी देयर। समरी यही है जो आपके सामने है। ये मंत्र है, आप पकड़ लेंगे इंशाल्लाह तो कामयाब हो जाएंगे। एकेडमिक नॉलेज प्लस टेक्निकल स्किल्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स, जो भी बात हो रही है पर्सनालिटी, इज इक्वल टू करियर सक्सेस।
आप ये सोचें कि आपसे अच्छे इंसान बन जाएं और आपकी नॉलेज अच्छी ना हो, आप नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि आप अच्छी नॉलेज ले लो लेकिन अच्छे इंसान ना हो। पहली शर्त अच्छे डॉक्टर बनने की ये दैट यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये कंप्लीट पैकेज है, आप लोगों को कंप्लीट पैकेज ही बनना होगा, तब आप इंश्योर कर सकते हैं कि यस एकेडमिक नॉलेज प्लस टेक्निकल स्किल्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स इज इक्वल टू करियर सक्सेस। अ गुड फिजिशियन, ये मैंने कहीं देखा था इंटरनेट पे लेकिन मैंने फिर भी दिखा दिया आपको, मुझे अच्छा लगा कि अ गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिजीज while a great physician treats the patient who has the disease. I really like this proverb. I wanted to share with all of you. In the end, I'll give you, this is my phone number. मैंने यहाँ काउंसलिंग नहीं लिखा है, मैंने लिखा है शेयरिंग, ठीक है। आपको अपना कोई करियर प्लान शेयर करना है, कोई कहीं अप्लाई, अभी तो खैर कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं जो फाइनल ईयर में हैं? ओके, तो फाइनल ईयर में आप लोग सब हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ योर प्लान आफ्टर फाइनल ईयर? वो पीजी करना है ना, राइट? आप ओके फाइन, सो दैट हैज़ टू बी क्लियर। तो अगर आपको किसी को कहीं इंडिया से बाहर अप्लाई करना है, इंडिया में कहीं अप्लाई करना है, कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, सीवी ठीक कराना है, कहीं इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू की तैयारी, जो भी आपको मदद चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके कॉलेज में ही हो। लेकिन मीन वाइल यू हैव गॉट माई नंबर, आई एम अ व्हाट्सएप इन द सेम नंबर, you can drop me a WhatsApp message, take time and come and meet me. I will be more than happy to help you, but no missed calls, okay? Now before I finally close, मैं एक छोटा सा लाइफ लेसन और दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। छोटी सी स्टोरी है और इंशाल्लाह आप लोग उससे सीखेंगे, एंजॉय करेंगे। हार्डली 3-4 स्लाइड्स की है बस। सर इस पे आएंगे आप प्लीज़, फाइनली क्लोज कर देंगे एक बार। Four things you cannot recover. हाँ, 4 things, ऊपर चलिए और हाँ ये वाला, ये एक छोटा सा लाइफ लेसन है। और भी चीज़ें दिखानी थी लेकिन टाइम की बहुत कमी है और मेरे वॉलंटियर मुझसे कह रहे हैं कि सर आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है, फिर मैं दिखाया था, थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको। A young lady was waiting for her flight in the boarding room of a big airport. यहाँ तक क्लियर है कि एक लेडी है, वो अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी एयरपोर्ट पे। और आगे क्या होता है? Now as she would need to wait many hours, she decided to buy a book to spend her time. She also bought a packet of cookies. जब उसको एक मिनट पीछे जाइए, जब वो वेट कर रही थी तो उसने जो है एक किताब खरीदी और एक बिस्किट का पैकेट, और उसने वेट किया। आगे चलते हैं। Now beside the armchair where the packet of the cookies lay, a man sat down in the next seat, opened his book magazine and started reading. यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे। Now for each cookie she took, the man took one too. This was infuriating her, but she didn't want to cause a scene. For each, when only one cookie remained, she thought, what this abusive man do now? Then the man, taking his last cookie, divided into half, giving her one half. अभी तो इंतहा हो गई, मतलब जो आखिरी बिस्किट बचा उसका भी उस आदमी ने 2 टुकड़े कर दिया, आधा खा लिया, आधा छोड़ दिया। अब क्या होता है इसके बाद? Now that was too much. She was much too angry now. In a huff, she took her book, her things and stormed to the boarding place. अब जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने अपना सामान उठाया और प्लेन की तरफ चल दी। अब यहाँ से कहानी बदलती है। अब क्या होता है कि when she sat down in her seat inside the plane, she looked into her purse to take her eyeglasses, and to her surprise, her packet of cookies was there, untouched, unopened. आगे चलिएगा। She felt so ashamed.
she realized that she was wrong. She had forgotten that her cookies were kept in her purse. While she had been very angry, thinking that she was dividing her cookies with him, and now there was no chance to explain herself nor to apologize. आगे. The moral of the story is there are 4 things that you cannot recover. The word, एक मिनट, the word after it's said. ये एक लाइफ लेसन है जो हम आपने बात की थी ना कम्युनिकेशन की. So we have to think twice before we speak anything, right? Number 2, the occasion after the loss. Opportunity गई तो गई. और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, opportunities are given to those who deserve them, and secondly, opportunities comes to those who are prepared. तो तैयारी भी करनी है. अपॉर्चुनिटी तो उन्हीं के पास आती है जो लोग तैयार होते हैं, राइट. नंबर 3, द टाइम आफ्टर इट्स गॉन. एक मिनट, वक्त की कदर, टाइम मैनेजमेंट. नेल्सन मंडेला से एक बार किसी ने पूछा था, मैंने कहीं पढ़ा था किसी रिपोर्टर ने, कि सर आप तो ब्लैक हैं, आपकी ज़्यादा ज़िंदगी की जेल में गुजरी, फिर भी आप प्रेसिडेंट कैसे बन गए साउथ में? तो मैं एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई बातें कही. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे हैं. यस. बोले कि जब मुझे कोई टास्क करना होता है तो मैं आज टाइम से पहले करता हूँ, जहाँ पहुँचना होता है टाइम से पहले पहुँचता हूँ. एज ए रिजल्ट आई सेव एक्स्ट्रा टाइम, एंड दैट एक्स्ट्रा टाइम आई थिंक एक्स्ट्रा. ये हैं बड़े लोग, ये हैं बड़े लोग. और ये बात फैक्ट है. हम सब इस बात से अग्री करेंगे कि अल्लाह ने हम सबको हर तरह से अलग बनाया है, मेंटली, फिजिकली, लेकिन एक चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है. व्हाट इज़ दैट? टाइम. Nobody has got 23 hours, or nobody has got 25 hours. So we have to make the best use of available 24 hours. और आखिर में आप सबके लिए ये, hello there nice person, did anyone ever tell you how just special you are? The light that you emit, even lighter star. Thank you all of you, thank you very much.